दोस्तों इन सर्दी मौसम अगर में खुश आमद। सऊदी अरब की बड़ी डील जनाब, पाकिस्तान को $75 अरब की पेशकश की गई है, लेकिन इस डील और इस पेशकश के एवज पाकिस्तान को भी कुछ करना पड़ेगा। जनाब देखें, दुनिया के अंदर ना फ्री लंच नहीं होता। अब ये जो पर्दे हैं ये आहिस्ता आहिस्ता हट रहे हैं। पाकिस्तान मुश्किलात में क्यों आ रहा है, पाकिस्तान के ऊपर इतना दबाव क्यों है, पाकिस्तान की मईशत इतना दगरगूं हालत में क्यों है, क्यों इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान को किसी तरह के रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं है। ये वो जाल था जो आहिस्ता आहिस्ता फैलाया जा रहा था वो, और उस जाल के लिए ना वो कहते हैं जंगल के अंदर जब शिकार करने जाते हैं तो हांका लगाया जाता है शिकार को घेरने के लिए। यह हांका लगाया जा रहा था पाकिस्तान को उस मुकाम पर लेके आने के लिए जहां पर उसको आसानी के साथ ट्रैप किया जाए या इस हद तक मजबूर कर दिया जाए कि जनाब हूं तो साडी गल मनेगा तो ठीक है, नहीं तो ए गोली एफा। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। और इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान को कुछ ऐसा काम करना होगा, कुछ ऐसा मुश्किल तरीन फैसला करना होगा जिसके बाद पाकिस्तान के लिए ये जो $75 बिलियन की पेशकश है या ये जो डील है ये डन हो जाएगी। पाकिस्तान की इकोनॉमी मईशत से निकल जाएगी, पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा, पाकिस्तान की एक इंटरनेशनल पोजीशनिंग बेहतर होना शुरू हो जाएगी। अदरवाइज क्या होगा? अदरवाइज ये होगा कि जनाब दिवालिया हो जाएगा पाकिस्तान, अकेला इंटरनेशनल कम्युनिटी में पाकिस्तान को आइसोलेट करना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान का उसके बाद पुरसाने हाल नहीं होगा, क्योंकि एक जानिब और दूसरी जानिब दो पाकिस्तान की सरहदें हैं, मशरकी सरहद और मगरबी सरहद, और इन दोनों पे कुछ ऐसी गड़बड़ होने के इम्कानात पाए जाते हैं जिसके बाद सूरत हाल और ज्यादा संगीन हो जाएगी। कैसे? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल ये भी है कि जनाब वो कौन सा ऐसा सोचा समझा मंसूबा है जिसके जरिए पाकिस्तान को वो फैसला लेना है जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि पाकिस्तान ये वाला काम करे। सवाल ये भी है कि सऊदी पेशकश और डील क्या है। सवाल ये भी है जनाब, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, कि जनाब वो मुश्किल तरीन फैसला कौन सा है जो पाकिस्तान को करना है। और अगर आप देखें तो मौजूदा हालात में एक ही ऐसी चीज उभर के सामने आ रही है और वो है इसराइल। यानी पाकिस्तान को इसराइल को तस्लीम करना है। ये है वो फैसला, ये है वो क्रॉस रोड जहां पर पाकिस्तान आकर खड़ा हो गया है, या पाकिस्तान को धकेल के उस जगह पर लाकर खड़ा कर दिया गया है जहां से उसको इस बात का फैसला करना है। इसका मतलब यह है कि वो सारी की सारी कार्रवाई जो डोनाल्ड ट्रंप के दौर में शुरू हुई थी, अब ये उसका जो है ना नुक्ते अरूज आ गया है। वो इब्राहिम डिक्लेरेशन या वो इब्राहिम एग्रीमेंट जिसके ऊपर साइन किया गया था इसराइल की तरफ से अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में, और उसके बाद इमरान खान साहब की भी डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई थी। ये सारे का सारा वो एक सीक्वेंस है जो अब आगे बढ़ता हुआ हमें नजर आ रहा है। और अगर आप गौर करें तो फिर आप इन तमाम कड़ियों को एक दूसरे के साथ मिलाते चले जाएंगे। ये कहना बहुत ही हद तक आसान नहीं है कि पाकिस्तान इस पूरी की पूरी साजिश के अंदर ऑन लूर था, ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि पाकिस्तान को घेर के उस मुकाम पर लाया गया, और उस घेरने के लिए यकीनी तौर पर इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह की कुव्वतों ने काम किया। अगर सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान साहब फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू देते हुए इस बात का इजहार करते हैं कि हम हर गुजरते हुए लम्हे के साथ इसराइल के करीब होते चले जा रहे हैं, तो वो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि सऊदी अरब की तरफ से किए जाने वाला ऐलान कि वो इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात बहाल कर रहे हैं या कायम कर रहे हैं, ये काम कुछ ज्यादा दूर की बात नहीं है। और अब इसके लिए इसराइल को वो जो फलस्तीन है उसके मसले को या तो हल करना पड़ेगा या जो हमारी मुस्लिम उम्मा है उसको फलस्तीन को फरामोश करना पड़ेगा। इस दो के अलावा कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा। अलबत्ता फलस्तीन के हवाले से इसराइल के मौक़िफ़ के अंदर अभी तक कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही। यह मैप है जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह इसराइली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की तरफ से दिया गया है। कब? ये जब उस वक्त जब ये जो नेशनल जनरल असेंबली है इसका इजलास जारी था और नेतन्याहू ने यहां पर खिताब किया था, और इस खिताब में उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि जनाब ये जो सारे का सारा खित्ता है ये अब मुत्तहिद होने जा रहा है और एक नए मशरिक़े वुस्ता का जो सूरज है वो अब तुलू होने वाला है, और यहाँ के जो इकोनॉमिक रिलेशंस हैं ये बहुत ही ज्यादा देरपा भी होंगे, पायदार भी होंगे। और उन्होंने उर्दन, मिस्र, सऊदी अरेबिया
اور دیگر ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو بحال کرنے کا بھی اندیا دیا، لیکن وہ نقشہ جو انہوں نے جاری کیا ہے خود جنرل اسمبلی میں، اس نقشے کے اندر فلسطین کا دور دور تک کوئی ذکر نہیں ہے۔ اس کے بعد جناب اسرائیلی وزیر خارجہ ایلی کوہن اس بات کا انکشاف کرتے ہیں کہ سعودی عرب کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم کیے جانے کے ساتھ ہی 6 سے 7 مسلم ممالک بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے، یعنی یہ ایک پیکج ڈیل ہے۔ سعودی عربیہ تسلیم کرے گا کیونکہ سعودی عربیہ اس وقت ایک نیا اکنامک کوریڈور بنانا چاہ رہا ہے، اور اس کوریڈور میں اس کو یورپ تک رسائی کے لیے اس خطے کو کسی نہ کسی طریقے سے پرامن کرنا ہے تاکہ یہاں سے اس کوریڈور کو گزارا جا سکے۔ اس پیکج ڈیل کے اندر 6 سے 7 مسلم ممالک ہیں، اور یہ جو اسرائیلی وزیر خارجہ ہیں ایلی کوہن، انہوں نے ایک انٹرویو میں اس بات کا ذکر بھی کیا ہے کہ یہ جو ممالک سعودی عرب کے ساتھ اسرائیل کو تسلیم کریں گے ان کا تعلق ایشیا اور افریقہ سے ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ امن کا مطلب مسلم دنیا اور یہودیوں کے درمیان امن ہے، اور انہوں نے اس بات کا بھی اعتراف کیا کہ حالیہ دنوں میں کئی ایسے مسلم ممالک کے اہلکاروں کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے جن کے اسرائیل کے ساتھ کوئی رسمی تعلق نہیں ہے۔ البتہ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ان کی کس ملک کے ساتھ اور کس ملک کے نمائندے کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ اب یہ ایک انٹرنیشنل سینیریو، اور آپ یقینی طور پر جاننا چاہیں گے کہ یہاں پر پاکستان فٹ ان کیسے ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا ابراہیم ڈیکلریشن کا، ابراہیم اگریمنٹ کا، اور اس کے بعد جو ڈونلڈ ٹرمپ کے دور سے یہ کام شروع ہوا یہ ابھی تک جاری ہے، اور اسی سارے ٹینیور کے اندر جو اس خطے کو قابو میں لانے کے لیے کچھ انٹرنیشنلی لیول کے اوپر تبدیلیاں ہوئیں۔ رشیا اور یوکرین کے درمیان جنگ کی وجہ سے پوری کی پوری دنیا کی سپلائی چین متاثر ہوئی اور کموڈیٹیز کی پرائس اوپر آئی، اور خاص طور پر وہ تمام ممالک جو اپنے معیشت کے لیے یا اپنے عوام کے لیے چیزوں کو خاص طور پر کموڈیٹیز کو امپورٹ کرتے تھے، ان کے لیے یہ جو سائیکل ہے امپورٹ سائیکل، اس کو کنٹینیو رکھنا بہت ہی زیادہ مشکل ہو گیا۔ پاکستان بھی ان ممالک میں سے ایک ہے جس کے نتیجے میں یہاں پر انفلیشن بھی بڑھی اور مہنگائی کی شرح میں بھی اضافہ ہوا، اور اس وقت پاکستان میں مہنگائی کی شرح 38.4% تک جا پہنچی ہے، جو ملکی تاریخ کے اندر اس کی مثال نہیں ملتی۔ اب اسی دوران پاکستان کے اندر پولیٹیکل انریسٹ بھی ہوتا ہے، پاکستان کے اندر رجیم چینج کا آپریشن بھی ہوتا ہے، ڈونلڈ بلو کی انٹری بھی ہوتی ہے، سائفر کیس بھی ہوتا ہے، اور اس سارے عمل کے دوران یہ پولیٹیکل انریسٹ اپنی جگہ پر موجود رہتا ہے، لیکن اکنامک کرائسس ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ عمران خان صاحب کے ٹینیور میں بھی جو IMF کے ساتھ پاکستان کے تعلقات تھے وہ کسی بھی صورت اچھے نہیں تھے، اور IMF چھوٹی سے چھوٹی ایشو کے اوپر بھی عمران خان صاحب کے ٹینیور میں بھی اچھا خاصا ٹف ٹائم دے رہا تھا، اور عمران خان صاحب کی طرف سے IMF کے ساتھ کی جانے والی ڈیل کے خاتمے اور پیٹرولیم پرائسز کو فریز کرنے کے فیصلے کے بعد تو یہ ٹائز مکمل طور پر ہی ختم ہو گئی، اور اس کے بعد حقیقی معنوں میں اس پلان کے اوپر نہ صرف عمل درآمد شروع ہوا بلکہ پاکستان کی آرم ٹوئسٹنگ کے اوپر بھی ذرا زیادہ زور آیا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو ٹینیور تھا 16 مہینے کا شہباز شریف صاحب کا، اس کے اندر پاکستان کی طرف سے متعدد مرتبہ IMF سے اس بات کا ریکویسٹ کی گئی کہ ہمارے جو یہ ریویوز ہیں یہ لے لیے جائیں، لیکن وہ ریویوز نہیں لیے گئے، جس کے نتیجے میں پاکستان کی اکانومی کے اوپر اور زیادہ دباؤ آتا چلا گیا، انفلیشن یہاں پر بڑھتی چلی گئی، قرضوں کا بوجھ یہاں پر بڑھتا چلا گیا، عوام کے اوپر دباؤ بڑھتا چلا گیا، اور اب ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ میں اس بات کا انکشاف کیا گیا ہے کہ پاکستان میں غریبوں کی شرح میں 1.5 کروڑ کا اضافہ ہو گیا، 1,58,00,000 افراد مزید اس دباؤ کی وجہ سے خط غربت سے نیچے آ گئے ہیں، یا خط غربت ہی اوپر چلا گیا ہے، جس نے مزید تقریباً 1.5 کروڑ افراد کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی اس وقت ایک سنکنگ اکانومی بن چکی ہے۔ اس سنکنگ اکانومی کو باہر نکلنے کے لیے ضرورت ہے ایک بہت ہی طاقتور پش کی، یا ایسی مدد کی جو پاکستان کو اس سارے کے سارے سینیریو سے نہ صرف باہر نکال دے بلکہ ایسے حالات پیدا ہو جائیں جہاں سے پاکستان یہ جو قرضہ ہے اس کو بھی اتار دے اور اپنی معیشت کا چکا ہے اس کو بھی چلا لے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی عوام کو ریلیف دے دے۔ لیکن یہ تو ایک ایسا عمل ہے جو بہت ہی زیادہ مشکل ہے، اور اس کے لیے جو شارٹ کٹ ہے
वो कोई अवेलेबल नहीं है, लेकिन शॉर्टकट सामने आता है उस वक्त जब कुछ ताल्लुकात की बहाली होती है। पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप सऊदी अरेबिया के दौरे करती है और पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट भी सऊदी अरेबिया के दौरे करती है, यूएई के दौरे करती है, कतर के दौरे करती है, और फिर हमें इस बात की नवीद दी जाती है कि जनाब सऊदी अरेबिया पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और खुद एस्टैब्लिशमेंट की आला तरीन शख्सियात इस बात का इतराफ करती हैं कि तकरीबन 75 से 100 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आने वाली है। ऑन विच प्राइस? इस बात का शायद ना उनको इदराक था, ना हमको इस बात की उस वक्त समझ आ रही थी, लेकिन अब ये जो खेल है ये जरा थोड़ा सा खुल गया है और अब इस बात पर कयास अराई की जा सकती है। मैं कयास अराई का लफ्ज इस्तेमाल करूं, मैं 100% श्योरिटी की बात नहीं कर रहा। कयास अराई की जा सकती है कि यह मुमकिन तौर पर यह इन्वेस्टमेंट मशरूत है किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान की तरफ से भी इसराइल को तस्लीम करने के साथ, क्योंकि दुनिया के अंदर कहते हैं जी कि कोई फ्री लंच नहीं होता। आप को हर एक काम के कुछ ना कुछ प्राइस अदा करनी होती है। पाकिस्तान का इसराइल के साथ कोई बराह रास्त ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान के इसराइल के साथ जो है किसी तरह का सफारती ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जिन्होंने आज तक इसराइल को तस्लीम नहीं किया। पाकिस्तान के पासपोर्ट पर यह बात लिखी गई है कि इसराइल के अलावा ये डॉक्यूमेंट जो है दुनिया भर में के लिए काबिल कबूल है। लेकिन हालिया दिनों में भी कुछ लोगों ने इसराइल के दौरे भी किए हैं और खुद इसराइली वजीर खारजा एली कोहन इस बात का इंकशाफ कर रहे हैं कि जनाब चंद ममालिक के साथ उनके राब्ते भी हुए हैं। और इस तरह का एक राब्ता माजी में भी हुआ था जब खुर्शीद महमूद कसूरी साहब ने मुशर्रफ दौर में पहली मरतबा ऑफिशियली टर्की के कैपिटल इस्तांबुल में इसराइली फॉरेन मिनिस्टर के साथ मुलाकात की थी। शलूम करके उनका नाम था, उनके साथ उन्होंने मुलाकात की थी और इस मुलाकात का भी बहुत ही देर तक चर्चा रहा था। इसका मतलब यह है कि ये जो चीज है किसी न किसी जगह पर डेवलप हो रही थी, लेकिन अब पाकिस्तान उस लेवल पर आ गया है जहां पर उससे ये चीजों को कबूल कराना दुनिया के नजदीक शायद एक ऐसा इकदाम होगा जो इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि ये कैरेट है पाकिस्तान के लिए, स्टिक उनके हाथ में है। पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल की नवीद सुनाई जा रही है, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के इशारे दिए जा रहे हैं। यूएई की तरफ से 25 बिलियन डॉलर और सऊदी अरेबिया की तरफ से 75 बिलियन डॉलर, ऑलमोस्ट 100 बिलियन डॉलर। लेकिन उस 100 बिलियन डॉलर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? और इसका जवाब बड़ा आसान है, इसराइल को तस्लीम। और शायद मेरा ख्याल है कि अब हमें जो मुस्लिम लीग नून है उसकी तरफ से ये जो गुरेज है इसकी वजूहात भी कुछ समझ में आना शुरू हो गई होंगी कि आखिर क्या वजह है कि इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट नवाज शरीफ साहब को लूप में लेना चाह रही थी। वो क्या वजूहात थी कि चंद रोज पहले एक अहम अरब शख्सियत ने जाकर लंदन में नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की थी। अब यह बात समझ में आ रही है कि नवाज शरीफ साहब की तरफ से एकदम सख्त मौकफ लेकर खड़े होने की क्या वजूहात थी। इसका मतलब यह है जनाब कि यहां पर कुछ बहुत ही बड़ा काम होने वाला है और पाकिस्तान जो है अपने मौकफ से उस वक्त तक उसके लिए पीछे हटना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा जब तक फलस्तीन के मसले को हल नहीं किया जाता। और फलस्तीन को तो इसराइल ने खुद वो जो नक्शा उन्होंने जनरल असेंबली में पेश किया है उसमें से उन्होंने मंजर से ही हटा दिया है। और शायद यही वजह है कि बढ़ती हुई स्पेकुलेशंस के बाद जो वजीर खारजा हैं, निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास जलानी साहब, उन्होंने दो टोक अंदाज में वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान अपने कौमी मफादात और फलस्तीनी अवाम के मफादात को मद्देनजर रख कर ही कोई फैसला करेगा। इस वजाहत में यह बात नहीं है कि पाकिस्तान किसी भी सूरत इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। इसका मतलब यह है कि किसी न किसी लेवल के ऊपर फलस्तीन की अशकशोई की जाएगी, उनको अकोमोडेट किया जाएगा, चाहे वो मौजूदा सिनेरियो ही क्यों ना हो। उनको इसी सिनेरियो के अंदर फिट इन करके, उनको अकोमोडेट करके, उनको कुछ डॉलर्स दे के उनको भी मुतमईन किया जाएगा। और उसके बाद ये जो अगला मामला है वो शुरू होगा और सबसे पहले सऊदी अरेबिया और फिर उसके बाद रेस्ट ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात को बहाल करेगा। ये वो खेल है जिसका आगाज 2005 से हुआ था और अब 2023 में ये जो खेल है
اب اپنے عروج پر پہنچ چکا ہے اور اس کھیل کا امپورٹنٹ کھلاڑی ہے پاکستان، واحد نیوکلیئر پار مسلم دنیا کی. لہذا پاکستان کو اس سارے عمل سے آپ الگ نہیں رکھ سکتے. پاکستان کو الگ رکھنے کا مطلب بہت ہی زیادہ سنگین ہو سکتا ہے. لہذا پاکستان کو کمزور ہونا اس سارے منصوبے کو روبہ عمل کرنے میں بہت ہی زیادہ مفید تھا. ہو سکتا ہے کہ میرا یہ اسپیکولیٹو انالیسس غلط ہو سکتا ہے کہ چیزیں اس طرح نہ ہوں جیسے میں دیکھ رہا ہوں، لیکن کچھ خدشات ہیں جو نظر آئے جس کا اظہار میں نے آپ کے سامنے کرنا ضروری سمجھا. باقی اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس خیر میں سے کون سا شر ہے یا اس شر میں سے کون سا خیر برآمد ہوگا. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.